हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एएलपी टेक्नीशियन के लिए वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका 60% है वो यहाँ से क्लियर होने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। आपके लिए वन लाइनर और एमसीक्यू जो रहने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग आपको सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने इसकी एक सीरीज़ चला रखी है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी सीरीज होने वाली है, यानी कि आपका जो सारा कुछ है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल डिटेल के साथ में। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। यानी कि लेफ्ट हैंड स्क्रू की बात की गई है, यानी कि कोई एक ऐसा स्क्रू जिस पर क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई है। तो वो क्या करेगा, क्या उसको जब हम टाइट करेंगे तो क्या वो क्लॉकवाइज टाइट होगा या एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा, उसी के बारे में इसने बताया है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा हुआ कोई भी स्क्रू होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जब उसको घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, टाइट करेगा। ठीक है, अगर वहीं पर राइट हैंड थ्रेड कटी होगी तो उसको क्या है, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब वो क्या करेगा, टाइट करेगा। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि थ्रेड हमारी लेफ्ट हैंड कटी हुई है या राइट हैंड कटी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एक बोल्ट ऐसे होते हैं जिसको क्या है, लेफ्ट हैंड जब हम घुमाते हैं तब वो खुलना शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे कुछ विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे ग्राइंडर व्हील है या फिर कुछ और जो घूमने वाली चीज़ें होती है, तो उन पर क्या करते हैं, जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो क्या होते हैं, नट बोल्ट है वो खुलने शुरू होते हैं। यानी कि कुछ में क्या होगा, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट होते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले। ज़्यादातर राइट हैंड वाले ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एकमे थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाई रूप है। यानी कि स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके ही एक में थ्रेड बनाया जाता है, बटरेस थ्रेड बनाया जाता है, साटूथ थ्रेड बनाया जाता है। यानी कि एक में थ्रेड है ये क्या है, ट्रापोजोडियल थ्रेड है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रापोजोडियल थ्रेड कौन सी होती है। स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ट्रापोजोडियल थ्रेड को टी आर से डिनोट करते हैं। जहाँ पर टी आर एक में थ्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ट्रापोजोडियल एक में थ्रेड। ठीक है, या फिर टी आर थ्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ट्रापोजोडियल थ्रेड कटी हुई है। ठीक है, तो एक में थ्रेड है ये ट्रापोजोडियल थ्रेड में आती है, यानी कि स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यानी कि पार्ट में विनिमयशीलता का गुण, इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि हम पार्ट को क्या बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सही जो उसकी सेटिंग आएगी वो सही से सेट हो सके। तो ये मास प्रोडक्शन के लिए, यानी बहु उत्पादन जहाँ पर होता है, कंपनीज वगैरह में जहाँ पर मास प्रोडक्शन निकलता है, तो वहाँ पर क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि विनिमयशीलता है वो बहु उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, अधिक उपयोगी होती है। अगर हम बहु उत्पादन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर विनिमयशीलता यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी अगर नहीं है, तो वो पार्ट्स है वो हमारे क्या होंगे, ज़्यादातर रिजेक्ट होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनीज वगैरह को लॉस होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता का गुण है वो मास प्रोडक्शन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, हुक स्क्रैपर का प्रयोग बड़ी फ्लैट सरफेस के सेंटर भाग की स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हुक स्क्रैपर होता है, एक होता है स्ट्रेट फ्लैट स्क्रैपर होता है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर होता है, हाफ राउंड होता है। ठीक है, एक बुल नोज होता है। ठीक है, हुक स्क्रैपर होता है। तो हुक स्क्रैपर का यूज है वो बड़ी फ्लैट सरफेस के सेंटर भाग की स्क्रैपिंग, यानी कि कोई बीच के भाग की स्क्रैपिंग करनी है, कोई फ्लैट सरफेस है जिसको क्या है बुल नोज स्क्रैपर भी बोलते हैं। बुल नोज स्क्रैपर के द्वारा भी हम क्या है, कोई निश्चित जगह से स्क्रैपिंग कर सकते हैं, कोई फ्लैट सरफेस है वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कार्य के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्क्रैपर है वो बनाए जाते हैं। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर पुरानी ब्लंट फाइलों के स्क्रैपर है वो बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जीरो लाइन जीरो डेविएशन का प्रतिनिधित्व करती है। जीरो लाइन जीरो डेविएशन का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो जीरो लाइन जो होती है वो बात यहाँ पर कर रहा है जीरो डेविएशन। अब जीरो लाइन है वो तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो डेविएशन दिया हुआ है, यानी कि बात कहाँ की जा रही है? लिमिट फिट टॉलरेंस की बात की जा रही है। जो टॉलरेंस देते हैं, यूनिलेटरल बाईलेटरल डेविएशन जो छूट देते हैं, तो वो जीरो लाइन है वो जीरो डेविएशन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि इस पर जो है अपर डेविएशन है या लोअर डेविएशन है, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, क्या दी हुई है, तो वो जीरो लाइन पर डिपेंड करता है कि जीरो लाइन यहाँ है, इसके ऊपर प्लस में 0.0 दी हुई है छूट और माइनस में 0.0 दी हुई है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो जीरो डेविएशन का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि जीरो डेविएशन होगी इसकी 25 प्लस माइनस 0.02 दिया हुआ है, तो यानी कि जीरो डेविएशन क्या होगी उसकी 25 मिलीमीटर होगी, और अपर डेविएशन उसकी क्या होगी 25.02, और लोअर डेविएशन क्या होगी 25.98, इसकी लोअर डेविएशन होगी। तो ये जीरो लाइन और जीरो डेविएशन की बात की जा रही है लिमिट फिट और टॉलरेंस की। ठीक है डियर फ्रेंड, तो कंफ्यूज है वो आपको नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझकर ही आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेथ पर लीड स्क्रू के द्वारा कैरेज को ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को हाफ नट के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कि जो हमारा लेथ पर लीड स्क्रू आपने देखा होगा, जिसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, थ्रेड्स वगैरह चूड़ियाँ काटने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक फीड शाफ्ट भी लगी होती है, और आजकल जो मशीनें आती है उसमें लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट है वो एक ही रोड है, वो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट दोनों का कार्य करती है। लीड स्क्रू वो होती है जिस पर चूड़ियाँ कटी हुई होती है, और फीड शाफ्ट होता है जिस पर सिंपल कीवे कटा हुआ होता है, वो हमारा होता है फीड शाफ्ट होता है। तो ये क्या है कि लीड स्क्रू है, ये कैरेज को पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यानी कि कैरेज को क्या कर देता है, ऑटोमेटिक पावर देता है ये। तो ये किसके माध्यम से देता है? तो कैरेज के अंदर में क्या लगा हुआ होता है, एक हाफ नट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हाफ नट है वो इंगेज और डिसंगेज होता है लीड स्क्रू के साथ में। लीड स्क्रू है वो गियर ट्रेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जब लीड स्क्रू घूमता है तो उसको फिर क्या हाफ नट से इंगेज करते हैं, तब हमारा कैरेज में पावर है वो जाती है और कैरेज है वो आगे पीछे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा एक हाफ नट लगा हुआ होता है लेथ में, आप सब ने देखा होगा हाफ नट का कार्य होता है लीड स्क्रू से कैरेज तक पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, बहुत बार अभी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है लेथ पर थ्रेड कटिंग प्रक्रिया करते समय स्पिंडल स्पीड है वो न्यूनतम रखी जाती है। क्या बोल रहा है, लेथ पर थ्रेड कटिंग करनी है, थ्रेड कटिंग करनी है तो स्पीड को क्या रखते हैं, कम रखी जाती है, ताकि सही से चूड़ियाँ वो कट सके। स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो चूड़ियाँ ख़राब हो जाएगी, चूड़ियाँ बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि लेथ पर थ्रेड कटिंग करते समय क्या रखी जाती है, स्पिंडल स्पीड है वो न्यूनतम रखी जाती है, यानी कम से कम रखी जाती है। इसके साथ में चेंज गियर है वो अटैच किया जाता है। चेंज गियर के अकॉर्डिंग ही लेथ पर हम क्या करते हैं, चूड़ियों को काटते हैं, क्योंकि एक ही पास में एक ही स्लॉट में बार बार हम क्या करते हैं, टूल को मूवमेंट देते हैं, फीड देते हैं, तब जाकर अच्छी तरह से हमारी चूड़ियाँ हैं वो बन पाती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, हम जो है चेंज गियर का यूज है वो करते हैं, ताकि हम क्या एक ही पास में बार बार से फीड देकर उसको सही से थ्रेड काट सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी रेस्ट लंबे जॉब के लिए अतिरिक्त आश्रय प्रदान करती है। स्टडी रेस्ट का यूज है वो लेथ मशीन पर किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होती है, एक होती है फिक्स्ड स्टडी, एक होती है ट्रेवलिंग स्टडी। दो प्रकार की होती है। ट्रेवलिंग स्टडी होती है वो कैरेज के ऊपर फिट रहती है और क्या करती है, टूल के साथ साथ मूवमेंट करती है, कैरेज के साथ साथ आगे पीछे मूवमेंट करती है। वहीं पर अगर फिक्स टेडी की बात करें तो फिक्स टेडी है वो लेथ बेड के ऊपर फिक्स रहती है, वो एक ही जगह फिक्स रहती है, आगे पीछे मूवमेंट है वो नहीं करती है। स्टेडी रेस्ट का जो यूज होता है ये पतली या बड़ी लंबी जॉबों को सहारा देने के लिए किया जाता है इनका यूज, ताकि क्या है जो हमारा पार्ट है जॉब है उसमें लचक उत्पन्न ना हो, और हम क्या है जो टर्निंग करें वो आसानी से उस पर सही तरीके से सही टर्निंग उस पार्ट की कर सकें। इसके लिए स्टडी रेस्ट का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फिनिश्ड होल वाले वर्कपीस को मैंड्रल पर माउंट किया जाता है। फिनिश होल वाले वर्कपीस को, यानी कि ऐसा कोई वर्कपीस है हमारा जिसका होल है वो पहले से फिनिश किया हुआ है, तैयार किया हुआ है बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज में, तो उसके बाहरी व्यास को तैयार करने के लिए, बाहर उसके ऑपरेशन करने के लिए उस वर्कपीस को मैंड्रल पर फिट करते हैं। उस पर क्या करते हैं? मैंड्रल पर फिट करते हैं। मैंड्रल एक रोड होती है जिसके ऊपर क्या कटा होता है? टेपर कटा हुआ होता है। टेपर कितना होता है? 1:2000 के रेशियो में टेपर कटा हुआ होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम? होल वाला पार्ट है उसको फिट करते हैं और वो आसानी से उस पर लॉक हो जाता है टेपर के कारण। ठीक है, तो मैंड्रल एक रोड टाइप में एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज करते हैं, जिसमें होल की फिनिशिंग सही हो, उस फिनिशिंग को, होल को चेंज ना करके बाहरी सरफेस को होल के सकेंद्रिक बनाना हो, तो वहाँ पर मैंड्रल का यूज है वो किया जाता है। इसका यूज भी लेथ मशीन पर ही हम करते हैं, क्योंकि लेथ मशीन जो होती है वो क्या होती है? सबकी जननी होती है, इसीलिए लेथ मशीन को सबकी जननी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर चक को माउंट करते समय गाइडवेज को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए गाइडवेज पर लकड़ी का ब्लॉक या बोर्ड रखें। यानी कि लेथ पर हम चक को माउंट कर रहे हैं, लेथ पर चक को लगा रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं या डिसंगेज कर रहे हैं, चक को हटा रहे हैं, तो उसमें गाइडवेज, जो बेड के ऊपर गाइडवेज बने होते हैं, फ्लैट गाइडवेज, वी गाइडवेज, कॉम्बिनेशन गाइडवेज, ठीक है, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी कि उनके ऊपर क्या डेंट वगैरह ना आए, बर वगैरह ना बने, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या है? गाइडवेज पर हम क्या करेंगे? लकड़ी का गुटका, ब्लॉक, बोर्ड लकड़ी का, ये इत्यादि चीज़ें क्या है वहाँ पर रखेंगे, सॉफ्ट चीज़ें, ताकि जब हम चक को माउंट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, डिसंगेज कर रहे हैं, उस टाइम अगर चक हमारा गिरे या कुछ भी वहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह आए, तो लकड़ी है वो उसको क्या कर ले? ऑब्जर्व कर ले अपने अंदर, हमारे गाइडवेज, हमारे बेड को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इन चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि वहाँ पर लकड़ी का ब्लॉक या बोर्ड को हमें ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटने के लिए थ्रेड केचिंग की जो विधि अपनाई जानी चाहिए वह मशीन को रिवर्स करने के द्वारा है। यानी कि ब्रिटिश लेथ है, उस पर मीट्रिक थ्रेड काटनी है, तो वहाँ पर क्या है? जो थ्रेड की केचिंग, यानी कि कौन से गियर को हम मेज करें ताकि वो क्या है? थ्रेड है वो सही से काट सके, क्योंकि ब्रिटिश लेथ की लीड स्क्रू होगा, उस पर क्या होगी? ब्रिटिश थ्रेड कटी होगी, वो अपने अकॉर्डिंग ही आगे क्या करेगा? मूवमेंट देगा। तो उनको किस तरीके से चेंज करें, तो वो क्या है? मशीन को रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं? उनको चेंज कर सकते हैं। रिवर्स पोजीशन में भी हम 4 प्रकार की फीड है वो ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, 4 प्रकार की मूवमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? बैक गियर मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। तो ये जो हम लेथ मशीन का थ्योरेटिकल जब क्लियर करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ है वो क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर लेथ का प्रयोग लाना है तो उसे टेल स्टोक में पकड़ा जा सकता है। यानी कि स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर लेथ में प्रयोग लाना है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल है तो उसको सीधे तो स्पिंडल में हम पकड़ नहीं सकते हैं, चाहे लेथ मशीन हो चाहे ड्रिल मशीन हो। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को हम ओनली चक में पकड़ सकते हैं, और लेथ मशीन पर जब प्रयोग करना है तो चक को कहाँ पर फिट करेंगे? आर्बर के द्वारा टेल स्टोक स्पिंडल में उसको फिट करेंगे और वहाँ से उसको क्या करेंगे? ड्रिल को फीड देंगे। लेकिन लेथ मशीन में क्या होता है? हमारा जो वर्कपीस होता है, जॉब होता है, वो मूवमेंट करता है और ड्रिल हमारी क्या रहती है? स्थिर रहती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ड्रिल मशीन पर, अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ड्रिल है वो मूवमेंट करता है और हमारा वर्कपीस है वो स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, दोनों ही उल्टा सिस्टम होता है। लेथ पर अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिल हमारा फिक्स रहेगा, जो मूवमेंट करेगा। वहीं पर अगर हम ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ड्रिल मूवमेंट करेगा और जॉब हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेथ मशीन से रिलेटेड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक ऑर्थोगोनल और एक ओब्लिक, दोनों प्रकार के क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? नीचे बने चित्र में जो कटिंग एक्शन दर्शाया गया है वह ओब्लिक्यू कटिंग है। यानी कि ओब्लिक्यू कटिंग है वो किस प्रकार से कटिंग करेगा? यानी कि मान के चलिए ये हमारा क्या है? वर्कपीस है। ठीक है, अब इसके हमने क्या किया? इसके ऊपर हमने करनी है टर्निंग।
इस पर क्या करनी है, टर्निंग। तो ये जो करेगा ना वो इस प्रकार से करेगा, ठीक है, इस प्रकार का जॉब हमें बना के देगा ये। यानी कि यहाँ से टेपर टेपर में काटता ये जाएगा, आगे आगे एंगल में काटता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल में काटा हुआ है। तो ये है ओब्लिक्यू कटिंग, यानी कि ओब्लिक जैसा बनाएगा, तो वो होगा ओब्लिक्यू कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कोई वर्क पीस है, तो ये इसको इस प्रकार से काटेगा, यानी कि बिल्कुल सीधा यहाँ पर काटेगा, बिल्कुल सीधा यहाँ पर काटेगा, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा काटेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, बिल्कुल उसको सीधा काटेगा यहाँ से, तो वो क्या होगा हमारा ओब्लिक्यू कटिंग, सॉरी ऑर्थोगोनल कटिंग होगा। ओब्लिक्यू कटिंग में ओब्लिक टाइप का बनाकर आएगा शेप को, यानी कि तो ट्रेंगुलर आकार में देगा, शेप देगा, वो तिकोनी देगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ओब्लिक्यू कटिंग होगी। एक ऑर्थोगोनल कटिंग होती है, ऑर्थोगोनल में बिल्कुल 90 डिग्री में शेप को काट कर बनाता है, तो वो होती है हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही डियर फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम प्रोवाइड करवा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।